जय हिंद। पिछले क्लास में हम पेप्सू विवाद के बारे में समझ चुके थे और आपको भाग एक पूरा का पूरा हम बता चुके थे। देखिए, पेप्सू विवाद को एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। पेप्सू विवाद में क्या था? देखिए, पंजाब में विवाद हुआ था। पंजाब नहीं, उसका नाम था पेप्सू। ये देखिए, ये हो गया आपका पेप्सू। उस समय ये पूरा जो राज्य हम अभी घेर रहे हैं, ये सब किस में आता था? तो पेप्सू में आता था। ये जो तीन राज्य है, कौन? पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये तीनों के तीनों किस में आता था? पेप्सू में आता था। पेप्सू का विवाद क्या था कि पेप्सू में कहीं का भाषा अलग था, कहीं का जलवायु अलग था, कहीं पे भाषा को लेकर विवाद था। तो ये सभी मतलब कुछ विवादित क्षेत्र भी इसमें थे। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए एक गठन बनाया गया। किसका गठन हुआ? तो शाह आयोग का गठन किया गया। किसका? शाह आयोग का गठन किया गया। कब आया था ये? 1966 में। 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया। और इसमें क्या किया गया? बोला गया जहाँ पे पंजाबी बोला जाता है उसे कौन सा राज्य बना दिया जाए? पंजाब। और जहाँ पे हिंदी बोला जाता है उसे हरियाणा। और जहाँ पे क्या है, पहाड़ी इलाका है, उसे हम क्या बना देते हैं? हिमाचल प्रदेश बना देंगे। और लास्ट में जो विवादित क्षेत्र बसा चंडीगढ़, उसे क्या किया? केंद्र सरकार अपने अंडर में ले लिया। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया? कौन हो गया? चंडीगढ़। इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि किस राज्य में सबसे प्रथम बार जो है वो राजकीय आपात लागू हुआ था? तो वो कहाँ पे लागू हुआ था? तो पेप्सू में लागू हुआ था। पेप्सू में जब वो लागू हुआ तो वो पेप्सू छोड़ा ही नहीं, उसको क्या किया? तोड़ दिया। तो पेप्सू में क्या किया गया? जो पेप्सू राज्य था पहले क्या था? बहुत बड़ा था। इसमें 3 राज्य थे। इसमें क्या किया गया था? तो प्रथम बार क्या किया गया था? तो राजकीय आपात लगाया गया। क्या किया गया? राजकीय आपात लगाया गया। और राजकीय आपात लगाकर पेप्सू को क्या किया गया? 3 राज्य में तोड़ दिया गया और उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश बना। और अभी देखिएगा आप वर्तमान में आपको हरियाणा और पंजाब दोनों का राजधानी कहाँ दिखेगा? तो चंडीगढ़ ही दिखेगा। चलिए, भाग 1 हम पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं। भाग 1 क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। भाग 1 में हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का यूनियन है। संघ, यूनियन। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। 2 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल ये क्या है? 1 है। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद, कौन? संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर विदेशी राज्य को क्या करेगी? भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 3 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि जो संसद है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, राष्ट्रपति को क्या करेगी? पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य के अंदर, राज्य मतलब देश के अंदर, क्या? देश के अंदर राज्य में, अंदर राज्य में क्या कर सकती है? नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है। ये सभी कार्य किसके तहत करेगी? आर्टिकल 3 के तहत। अभी आप सुने होंगे करंट अफेयर्स में कि लखनऊ का नाम क्या होने वाला है? लक्ष्मण नगर होने वाला है। तो लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगर किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। समझ में आया? अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसका हुआ है? तो ये किसके तहत हुआ है? नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। समझ में आ रहा है? तो और आर्टिकल 4 देख लेते हैं। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 4 में कहा गया है कि संसद क्या कर सकती है? जो राष्ट्रपति हैं, क्या है? राष्ट्रपति है। जो राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन दोनों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समझ में आया? और ये क्या होगा? 50% बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। समझ में आया? 50% बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पहले से ही सूचना दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग भाग 2 के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं? भाग 2 शुरू करते हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, ये है नागरिकता भाग 2। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल इसका होगा 5 से 11। देखिए, नागरिकता भाग क्या है, मतलब इसका चैप्टर नंबर कितना है? 2। चैप्टर का नाम क्या है? नागरिकता। और कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक। नागरिकता को लाया कहाँ से गया है? तो नागरिकता को ब्रिटेन से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया है। नागरिकता को कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया है। अब देखिए आर्टिकल हम लोग अब इसका पढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे। देखिए, नागरिकता क्या होता है? किसी भी देश के अंदर नागरिकों को, उस देश के नागरिकों को जो अधिकार दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नागरिकता। और किसी को वो अधिकार प्राप्त नहीं होगा। देखिए, जैसे हम लोग अब इसको आर्टिकल वाइज इसका रिवीजन करते हैं। इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जन्म से मतलब प्रारंभ से नागरिकता, मतलब संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950।
तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ तभी से इसका नागरिकता क्या होगा, माना जाएगा, यानी कि प्रारंभ से नागरिकता, यानी कि संविधान लागू के प्रारंभ से नागरिकता, यानी कि 26 जनवरी 1950 की नागरिकता। अब इसमें शर्त क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो पहला, उसका जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो, उसका जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो, उसके माता पिता कहाँ के हो, भारत के रहने वाले हो, और संविधान लागू होने से, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हो रहा है, संविधान लागू होने से 5 साल पहले, कितने साल पहले, 5 साल पहले वो क्या हुआ हो, भारत में आ गया हो, 5 साल पहले से वो क्या रह रहा हो, भारत में आ गया हो। इसी के तहत जो इन तीनों में से कोई भी एक रहेगा तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये क्या किया, कहाँ क्या कहा गया है, आर्टिकल 5 में कहा गया है। देखिए आर्टिकल 5 में, जो आर्टिकल 5 का 1 नंबर कंडीशन क्या है कि जन्म से नागरिकता होना चाहिए, 2 नंबर क्या है, माता पिता भारत के रहने वाले हों, 3 नंबर क्या है कि संविधान क्या हो, लागू होने से 5 साल पहले से वो क्या कर रहे हो, भारत में रह रहे हों। जैसे आपको एक इतिहासकार देखिए, इतिहास में एक आई थी एनी बेसेंट, क्या नाम था उनका, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को नागरिकता क्या हुआ था, दे दिया गया था भारत का, किसके तहत, एनी बेसेंट को नागरिकता कहाँ किसके तहत दिया गया था, तो आर्टिकल 5 का जो 3 नंबर है, संविधान लागू होने से 5 साल पहले से वो भारत में रह रहे हों, इसी के तहत एनी बेसेंट को क्या किया गया था, भारत की नागरिकता मिली थी। चलिए आर्टिकल 6 देखते हैं और आर्टिकल 7, ये अभी उतना खास मायने नहीं रखता है, आपको केवल हम इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं। जब देश में संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था तो उस समय बहुत सारे मतलब क्या हो रहे थे, देश में संविधान लागू होने से पहले देश का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, और विभाजन के समय भी बहुत सारा कानून क्या किया गया था, बनाया गया था। देखिए विभाजन के समय में क्या हुआ था, कानून बनाया गया था, जिसमें आर्टिकल 6 में क्या हुआ था, परमिट रूल लाया गया था। परमिट रूल मतलब क्या हुआ था, देखिए हम लोग का देश का विभाजन कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को क्या होता है, पाकिस्तान का जन्म होता है, पाकिस्तान का क्या होता है, जन्म होता है, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया का क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वो उस दिन क्या होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन पाकिस्तान क्या होता है, जन्म लेता है। तो उस समय क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मारकाट मच गया था, कुछ लोग यहाँ से मतलब पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, और उस समय संविधान लिखा जा रहा था। उस समय के जो संविधान निर्माता थे वो संविधान लिख रहे थे। अब वो लोग कंफ्यूज थे कि हम लोग संविधान लिखे या ये जो मारकाट हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में क्या किया जाए। आप लोग गदर मूवी देखे होइएगा, इसमें कितना ज़्यादा मतलब पूरा रद्द कर दिया था पाकिस्तान वाला सब। तो उसमें क्या हुआ था, संविधान वालों ने क्या किया कि बोला कि हम शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, एक कानून बनाते हैं जो क्या हुआ होगा, केवल उस समय के जो सिचुएशन है उसके निपटारा के लिए कानून बनाया गया था। तो उसमें आर्टिकल 6 में क्या कहा गया था कि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आ रहे हैं, पाकिस्तान से क्या आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, उनके लिए क्या किया गया था, परमिट रूल लागू किया गया था। क्या किया गया था, परमिट रूल लागू किया गया था। जैसे 19 जुलाई 1948 को ये परमिट रूल क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, और बोला गया कि अगर 19 जुलाई 1947 से पहले अगर कोई आ गया है तब तो कोई टेंशन नहीं है भाई। पाकिस्तान से भारत में अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो उस समय तो परमिट रूल था नहीं, तो इंडिया में आए, जहाँ मर्जी वहाँ बस जाए, कोई मतलब नहीं है। पूरा छोटा सा की तरह इंडिया था, आओ जहाँ मर्जी वहाँ घूम लो। लेकिन 19 जुलाई 1948 को जब परमिट रूल लागू हो गया तो उसके बाद से क्या कहा गया कि आपको जब पाकिस्तान से इंडिया आना है तो आपको पहले क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के 6 महीने के बाद हम आपको क्या करेंगे, नागरिकता प्रदान करेंगे। 6 महीने बाद आपको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। कब, तो परमिट रूल के अनुसार जब 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आते हैं तो 6 माह का आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उसके बाद से आपको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 6 में। ये अभी किसी काम का नहीं है। उस समय 1948 जब देश का विभाजन हुआ था उस समय ये बहुत काम का था। आप देखिएगा मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह जब आ रहे हैं भारत तो उस समय क्या हो रहा है कि अनाउंसमेंट होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इतना यहाँ पे है तो आ जाएं। तो उसमें क्या होता है, वो क्या किए थे, पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे और 6 महीने तक उनको क्या किया गया था, बॉर्डर पर ही रखा गया था, और 6 महीने के बाद से वो क्या किए थे, इंडिया आए हुए थे। उसके बाद से आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है कि इंडिया से अगर कोई आदमी पाकिस्तान चला गया है और अगर उसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है, वहाँ पे कुछ भी कीजिएगा तो आपको आतंकवादी का ही उपाधि मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या कीजिए कि पाकिस्तान को छोड़िए और दोबारा से क्या आ जाइए, इंडिया में चले आइए। तो उनके लिए भी क्या किया जाएगा, 6 माह का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद से उनको क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये नागरिकता आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया से पाकिस्तान चला गया है और पाकिस्तान से पुनः इंडिया आ रहा है तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, चाहे जो हो जाए। तो इसमें क्या कहा गया इंडिया में
कि 6 महीना का रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, उनको नागरिकता दे देंगे, क्योंकि कहा गया है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं समझा जाता है। तो ये क्या हुआ, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है, इसमें देखिए क्या बोला कि अगर विभाजन कब हुआ, अगस्त में, कब, 14 अगस्त। तो 14 अगस्त बोला गया है कि अगर विभाजन के 6 महीना पहले, आप देखिएगा 1 मार्च 1947, अगर विभाजन के 6 महीने पूर्व, विभाजन के 6 माह पूर्व से अगर आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में मतलब गए हुए हैं, 6 माह पहले से पता चल जाता है कि विभाजन होने वाला है, तो उस समय लोग क्या कर रहे थे कि जाकर पाकिस्तान में बस जा रहे थे, इंडिया से जाकर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से कुछ लोग जाकर इंडिया में बस रहे थे, क्योंकि माहौल पता चल जाता है कि आखिर 6 महीना बाद होने क्या वाला है। उस समय का माहौल था, तो उस समय क्या होता था, तो उस समय मतलब जो 1 मार्च 1947 के मतलब 47 से अगर पहले कोई गया है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर उसके पहले अगर कोई गया है और अगर आकर मतलब कहे, जैसे 1 मार्च 1947 के पहले अगर कोई क्या किया गया, पाकिस्तान में चला गया है, तो उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान गया है और अगर वो लौट कर आ रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, 6 माह रजिस्ट्रेशन कराकर उसको क्या कर दिया जाएगा, तो नागरिकता दे दिया जाएगा। ये आर्टिकल 7 में कहा गया है। अभी ये किसी काम के नहीं है। अभी अगर आप मतलब ग्रुप डी, खलासी, चपरासी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपको पीसीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आर्टिकल 6 और 7 के बारे में पूछ देता है। आर्टिकल 8 में आते हैं। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 8 में कहा गया है कि अगर आप भारतीय व्यक्ति हैं और विदेश चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं, पर्यटन के लिए, या फिर नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, या फिर शिक्षा ग्रहण, एजुकेशन के लिए चले जाते हैं। जैसे आप देखे होइएगा अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था, उसमें भारत के बहुत सारे बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे थे, डॉक्टरी का तैयारी करने के लिए गए थे। कहाँ पे, यूक्रेन में क्या करने गए थे, डॉक्टरी का तैयारी करने के लिए गए थे, जिसको क्या किया गया कि ऑपरेशन किसके तहत, ऑपरेशन गंगा के तहत उनको वापस लाया गया। ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑपरेशन गंगा के तहत क्या किया गया, उनको वापस लाया गया। यूक्रेन में फंसे हमारे जितने भी भारतीय बच्चे थे, जो विद्यार्थी थे, उनको ऑपरेशन गंगा के तहत कहाँ लाया गया, भारत लाया गया। तो आर्टिकल 8 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर आप विदेश चले जाते हैं, या तो घूमने के लिए चले जाए, या नौकरी करने के लिए चले जाए, या फिर शिक्षा के, एजुकेशन के लिए चले जाए, तो आपकी नागरिकता यहाँ से खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है, विदेश में आप जाइए, घूमिए फिरिए, कोई मतलब नहीं है, छुट्टा सांड की तरह घूमिए, लेकिन वहाँ की आप नागरिकता मत लीजिए। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रहिए, नौकरी कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, पर्यटन कीजिए, आपकी नागरिकता रद्द नहीं होगी। समझ में आया। और अगर विदेश में आपका लड़का भी होता है और वहाँ पे आप केवल पर्यटन करने के लिए, नौकरी या शिक्षा करने के लिए गए हैं, और वहाँ पे अगर आपका बच्चा, तो उसे भी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 8 में कहा गया है। और आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है कि एकल नागरिकता, मतलब आप विदेश में जाइए, घूमिए फिरिए, जो करना है करिए, बस विदेश की नागरिकता मत लीजिए। जैसे आप विदेश की नागरिकता लीजिएगा, जो भारत का नागरिकता है, एकल नागरिकता है, भारत का नागरिकता ऑलरेडी आपका समाप्त हो जाएगा। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है, सटला तक गईला बेटा, समझ में आया। मतलब आर्टिकल 9 कहता है कि एकल नागरिकता है, अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और देखिए, नागरिकता क्या होती है, देश की होती है। नागरिकता किसकी होती है, देश की होती है, राज्य की नहीं होती है। समझ में आया, राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती है। पहले जम्मू कश्मीर का होता था, अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुका है, तो अभी उसको हम लोग पहले अपवाद में बताते थे, अभी इसका कोई अपवाद नहीं है। तो अभी भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। राज्य के हम लोग निवासी होते हैं, ना कि नागरिक होते हैं। नागरिकता किसकी मिलती है, देश की मिलती है। तो एकल नागरिकता भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। आर्टिकल 10 में क्या कहता है कि भारत के नागरिकों के नागरिकता की सुरक्षा की बात कही गई है। मतलब भारत में जितने भी नागरिक हैं, उनको उनकी जो नागरिकता है वो सुरक्षित रहेगी। देखिए, सुरक्षित रहेगी, लेकिन कब तक सुरक्षित रहेगी, अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं। जैसे अगर देश का कोई खुफिया आपका जानकारी आपके हाथ लग गई है और आप उसको ले जाकर अगर विदेश में उसका प्रचार कर रहे हैं, या फिर युद्ध के समय अगर जैसे चाइना से युद्ध हो रहा है और आप चाइना जिंदाबाद कर रहे हैं, मतलब आप पागल हैं, आप देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो उस समय आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। तो देश में क्या हुआ है, भारत आर्टिकल 10 में क्या कहता है कि देश के जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता का सुरक्षा क्या किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है कि भारत में जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता का सुरक्षा कौन करेगा, आर्टिकल 10 करेगा। उसमें क्या कहा गया, अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं, देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। अगर आप पागल हो गए हैं, सोचिए पागल हो गए हैं, तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अगर आप कोई जघन्य अपराध कर दिए हैं तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी।
आर्टिकल 10 में देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, आप पैन कार्ड बनवाइएगा, भारत का नागरिक है तभी आपको पैन कार्ड बनेगा, विदेशियों का पैन कार्ड नहीं बनता है। आधार कार्ड आपका तभी बनेगा जब आप भारत का नागरिक रहिएगा। आपको सिम कार्ड लेना है तो क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिम कार्ड भी नहीं मिलेगा। और अब अगर आप बताइए, अगर आप भारत के अगर आपसे नागरिकता छीन ली जाए तो आप कहाँ जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। देखिए, आधार कार्ड से ही सब चीज़ है, आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड बनेगा, बैंक अकाउंट में खाता खुलेगा, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, घर का रजिस्ट्री, जमीन का रजिस्ट्री, ये सब जितना भी कार का रजिस्ट्री, बैंक कार्ड, एटीएम कार्ड, चुनाव आप लड़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, सिम कार्ड निकाल सकते हैं। ये किसके तहत कीजिएगा, आपको जितना भी देश में जितना भी मतलब मूलभूत सुविधा आपको दी जाती है केवल देश के नागरिक होने की वजह से। अगर देश की नागरिकता आपसे छीन ली जाए तो आप वहीं हो जाइएगा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। सुने कि नहीं कहानी। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये जो नागरिकता है वो देश के नागरिकों के लिए जो नागरिकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आर्टिकल 10 में कहा गया कि भारत के जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता की सुरक्षा किसको दी जाती है, आर्टिकल 10 को। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, अगर आपके नागरिकता छीन लिया जाएगा तो आप बताइए, अगर आपसे कोई विवाद भी होता है, कोई विवाद हो जाएगा, किसी से मारपीट हो जाएगा, आप जाइएगा एफआईआर दर्ज कराने, एफआईआर दर्ज कराने जाइएगा तो वो पूछेगा ना, भाई आप कहाँ के नागरिक हैं, आपका घर द्वार कहाँ पे है, पूछेगा ना। आपका नागरिकता रद्द हो गया मतलब आपका जमीन का भी नागरिकता रद्द हो गया, आपका जमीन भी आपका नहीं रहा। अब पुलिस भी आपका बात नहीं सुनेगी। और विदेश से आइए रहेगा तब तो विदेश का हमारे देश का नागरिक है। तो नागरिकता बहुत जरूरी है, किसके लिए, देश में रह रहे व्यक्ति के लिए। उसके बाद से क्या होता है, आर्टिकल 11, इसे कहाँ से लाया गया है नागरिकता को, तो नागरिकता को लाया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लाया गया है, ब्रिटेन से। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं आर्टिकल 11 को। आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 11 में जो क्या है, जो मतलब संविधान निर्माता हैं, क्या है, संविधान निर्माता क्या बोले थे, आर्टिकल 11 में बोले कि हम लोग क्या करते हैं, तत्काल कानून बनाकर चले जाते हैं। क्योंकि 1947 में क्या हुआ था, खरमंडल मचा हुआ था। उस समय उनको समझ में नहीं आ रहा था किसको नागरिकता दे किसको न दे, क्योंकि भारत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब इधर के लोगों को उधर का लोग पीट रहे थे, उधर के लोगों को इधर का लोग पीट रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, वो लोग क्या किए, तत्काल कानून बनाकर चले गए नागरिकता पर, और बोले कि हम आर्टिकल 11 के तहत किसको, संसद को, संसद में भी किसे, गृह मंत्रालय को क्या करते हैं, ये अधिकार देते हैं, क्या देते हैं, अधिकार देते हैं कि वो नागरिकता संबंधी कानून बाद में बना सकते हैं। तो आर्टिकल 11 में क्या बोला गया है कि जो भी नागरिकता संबंधी कानून है उसको कौन बनाएगा, संसद में भी कौन बनाएगा, तो गृह मंत्रालय बनाएगा। तो इसके ये अधिकार किसको मिला हुआ है, गृह मंत्रालय को। आर्टिकल किसके तहत, 11 के तहत। तो आप लोग समझ चुके होंगे नागरिकता कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अगर नागरिकता नहीं है तो समझ जाइए कि आप क्या हैं, देश में मतलब नहीं है। अगर आप देश में हैं तो आपको नागरिकता लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका सिम कार्ड भी नहीं निकलेगा। सोचिए ना, बचपन में हमको कहानी सुनाया जाता था हम लोगों को कि एक परी थी, उसके पास क्या था, जादू का छड़ी था। वो जब भी जादू का छड़ी घुमाती थी उसका सारा काम हो जाता था। आज आपके हाथ, सबके हाथ में ये जादू का छड़ी है, आपके हाथ में भी है, क्या है, मोबाइल है। कोई समस्या फंसा तुरंत मोबाइल का एक कॉल घुमाइए, आपका काम हो जाता है। तो जो जादू का छड़ी जो परी के पास होता था आज सभी के पास है। किसके बदौलत है, तो सिम कार्ड के बदौलत है। और सिम कार्ड किसके बदौलत है, नागरिकता के बदौलत है। क्योंकि नागरिकता के बदौलत आपको क्या मिला है, आधार कार्ड मिला है। देखिएगा, जो अगर आपका सिम कार्ड खत्म कर दिया जाए, आपका आधार कार्ड खत्म कर दिया जाए तो आपका मोबाइल डब्बा हो जाएगा। आप वहाँ पर ना इंटरनेट का उपयोग कर पाइएगा, ना किसी से बात कर पाइएगा। तो ये आपका जीवन नहीं नर्क हो जाएगा अगर आपसे नागरिकता छीन ली जाए तो। समझ में आया। तो देश के नागरिकों के लिए नागरिकता क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। आप देखिएगा, अगर विदेश से कोई व्यक्ति घूमने के लिए आता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको एक स्पेशल टाइप का सिम दिया जाता है। वो सिम तभी तक वैलिड रहेगा जब तक वो मतलब उसका वीज़ा दिया जाता है। देखिए, किसी भी देश में जाने के लिए आपको वीज़ा और पासपोर्ट, दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, किसी भी देश में अगर आपको जाना होगा, जैसे भारत से अगर इंडिया से कहीं और देश में जाना होगा तो आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको इंडिया से कहाँ जाना है, इंडिया से आपको रूस जाना है, ठीक है। रूस में तो अभी युद्ध चल रहा है, कोई बात नहीं, चलिए पुतिन से मिलकर आया जाए। तो इंडिया से आपको कहाँ जाना है, रूस जाना है। तो पहले तो आपके पास इंडिया का क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। इंडिया का क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट कौन बना कर देगा, इंडिया में अगर आप नागरिक है तभी आपको ये पासपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। और या इसके देखिए,
देश से निकलने के लिए किसकी जरूरत होगी? पासपोर्ट की। लेकिन जिस देश में जा रहे हैं वहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? वीजा की। अगर आपके पास रसिया का वीजा नहीं है, रूस का वीजा नहीं है, केवल भारत का पासपोर्ट लेकर कूद रहे हैं और सोच रहे हैं रूस जाने के लिए, और रूस अगर आपको वीजा न दे, कि हमारे वीजा का मतलब क्या होता है? हमारे देश में आने के लिए आपको हम क्या देते हैं? अनुमति देते हैं। अगर रूस आपको अनुमति दे ही नहीं, वीजा का मतलब क्या होता है? अनुमति, कि हमारे देश में तुमको नहीं आना है, तो क्या होगा? अगर आपको क्या, तब आप रूस क्या होंगे? नहीं जा पाएंगे। और पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया से आपको पासपोर्ट दिया जाएगा कि आप मतलब कोई क्राइम वगैरह नहीं किए हैं, आप देश के बहुत ही अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं। आपको देश से मतलब क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के सुरक्षा पर, राष्ट्रपति के मतलब गारंटी पर आपको क्या किया जा रहा है? बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन आपको वीजा भी होना चाहिए। जैसे आपको अमेरिका से, यहाँ से क्या जाना है? अमेरिका जाना है। कहाँ पे जाना है? भारत से कहाँ जाना है? अमेरिका। तो अमेरिका का आपके पास क्या होना चाहिए? वीजा होना चाहिए। अगर आपके पास अमेरिका का वीजा नहीं है तो आप अमेरिका नहीं जा पाएंगे, पासपोर्ट लेकर इंडिया में कूदते रह जाएंगे। समझ में आ रहा है ये सब बात? तो ये सब किसके माध्यम से बनेगा? ये सब अगर आप भारत के नागरिक रहिएगा तभी आपको पासपोर्ट दिया जाएगा। और अगर कोई क्या हो रहा है कि इधर से आ रहा है, किधर से, अगर कोई जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये ब्राज़ील से अगर कोई इंडिया आ रहा है, कहाँ से? ब्राज़ील से अगर कोई इंडिया आ रहा है तो इसके पास क्या होना चाहिए? ब्राज़ील का पासपोर्ट होना चाहिए और इंडिया का वीजा होना चाहिए। मतलब इंडिया से भी उसको अनुमति लेना पड़ेगा। समझ में आया? इंडिया का क्या होना चाहिए? वीजा होना चाहिए। तब जा इंडिया उसको अनुमति देगा कि ठीक है तुम हमारे देश में आ सकते हो। अगर वीजा का वो आ गया तो मतलब उसको आतंकवादी माना जाएगा। समझ में आया? और इनके लिए जो मतलब सिम अलॉट किया जाता है, जो मोबाइल वगैरह ये लेकर आया जाता है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब टफ कानून हो जाता है। इनको सिम वहीं दिया जाता है जितने दिन, मतलब इनका वीजा अगर 30 दिन का है तो 30 दिन के लिए ही इनके पास क्या किया जाएगा? सिम दिया जाएगा। वो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक सिम बंद हो जाएगा और इस सिम के कॉल पर पूरा भारत सरकार की निगरानी रहेगी। जैसे अगर कोई पाकिस्तानी भारत में घुस रहा है तो उसका वीजा और पासपोर्ट दोनों चेक कर लिया जाएगा और उसके बाद से उसको क्या किया जाएगा? चेक करने के बाद से वीजा और पासपोर्ट क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। और चेक करके क्या किया जाएगा? उसको वहीं पर क्या किया जाएगा? सिम अलॉट किया जाएगा और उस पर क्या किया जाएगा? कड़ी निगरानी रखा जाएगा। तो ये होता है वीजा और पासपोर्ट। तो आप समझ चुके होंगे नागरिकता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।